हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीडरशिप के बारे में, जो कि हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इफ यू लाइक इवन 1% ऑफ द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लीडरशिप होती क्या? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल। लीडरशिप एक ऐसी इंसान की एक एबिलिटी होती है जिससे कि हम एक दूसरे इंसान को या काफी सारे लोगों को अपना काम कराने के लिए मोटिवेट कर सके। ठीक है, उनको एक कॉमन गोल अचीव कराने के लिए हम वर्क करा सके। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व सिक्योरिंग विलिंग कॉपरेशन ऑफ अदर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। इसमें होता क्या है, इसमें हम उनके बिहेवियर को, उनके माइंड को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरीके से उनके माइंड को हम बदलते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से ही हमारे लिए काम करने को तैयार हो जाएंगे। देखो, आपने बहुत बार देखा होगा मूवी और वेब सीरीज वगैरह में, शोज में देखा होगा कि ये जो लेबर यूनियन होती है ना, इनका जो लीडर होता है पूरी यूनियन को अपने हिसाब से काम कराता है, चाहे वो स्ट्राइक करानी हो, चाहे वो बैक टू वर्क लेके जाना हो। तो यही हमारा लीडरशिप होता है, यही हमारा इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। फिर यहाँ पर हमारे एक राइटर ने, हैरोल्ड कून्स एंड हीन्स वेलरिच ने एक डेफिनेशन दी थी लीडरशिप की, कि लीडरशिप एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क टुगेदर टू अचीव ग्रुप गोल्स। कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं साथ काम करने के लिए और एक ही ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक ही मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग मिल करके जब काम करते हैं तो वो होती है लीडरशिप स्टाइल। तो एक और हमारे राइटर थे कीथ डेविस, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स enthusiastically. It is the human factor which binds a group together and motivate it towards group goals. उन्होंने कहा था कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसा गुण होता है इंसान के अंदर जो कि दूसरे लोगों से भी अपना काम जो है अच्छे से करवा ले। और ये एक ह्यूमन फैक्टर होता है जो कि पूरे ग्रुप को बांध देता है, मोटिवेट करता है कि आप जो है एक ही मकसद के लिए काम करोगे मिल करके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि पर्सनल क्वालिटी ऑफ मैनेजर। जो हमारी लीडरशिप होती है ना, वो हमारे मैनेजर की पर्सनल क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अगर हमारा मैनेजर अच्छा होगा, लोगों को अपनी बात समझा दे, उनसे अपनी बात मनवा ले, तो ही हमारा लीडरशिप अच्छे से काम कर पाएगा। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, इसमें हमें दूसरों के माइंड्स के साथ खेलना होता है, दूसरों को अपनी बातें मनवानी होती है। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, अगर कोई हमारे खिलाफ भी है ना, तो इसको इस तरीके से समझाओ कि वो हमारी बात मान जाए। बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, ये बिहेवियर से खेलने वाली प्रोसेस है। इसमें आपको इंसान का बिहेवियर जो है अपने हित में, अपने लिए बदलना है, अपने फेवर में बदलना है। रिलेटेड टू सिचुएशन, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होता है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, लेकिन एज अ लीडर आपको क्या करना है, उनको समझाना है और उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्री करवाना है। अचीव ग्रुप गोल्स, इसमें हम ग्रुप गोल्स को अचीव करते हैं, कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं। सारे के सारे लोग एक ही मकसद के लिए काम करते हैं और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को, लोअर लेवल वेजेस वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। एक पीछे खड़ा हुआ एक बंदा चाहिए होता है जिसके लिए वो काम करे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें एक लीडर की जरूरत है। कभी देखो, लीडर जो होता है ना, वो कई बार मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन जरूरी क्या होता है, पढ़ लेते हैं। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, लीडर जो होगा वही लेबर से ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करवाएगा, वही काम करवाएगा। ठीक है, यूनियंस जो होती हैं आजकल उसी में काम होता है। तो हमें एक लीडर चाहिए होता है जो कि मैनेजमेंट के फेवर में हो। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि भाई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका लीडर जो है आपके लिए खड़ा है, आपके सपोर्ट में बैक बन के खड़ा है। सिक्योरिंग कॉपरेशन, हमारे कॉपरेशन सिक्योर हो जाता है, एक दूसरे का साथ मिल जाता है लीडरशिप में। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप क्रिएट हो जाता है। प्रोवाइडिंग कंडक्टिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, एक दूसरे के लिए काम करें। हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, जब हम कोई बदलाव लाते हैं ना कंपनी में, तो अगर हमने लीडर को अपनी बातों में जो है इन्फ्लुएंस कर लिया, तो लीडर जो है उस बदलाव को, उस चेंज को बहुत अच्छे से अडेप्ट करवा पाएगा लेबर से। नहीं तो लेबर काम नहीं करेगी, एम्प्लॉयज हमारे काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक लॉकआउट कर देंगे। ओके, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना लोअर लेवल मैनेजमेंट में और टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको सुलझाने के लिए मिडलमैन चाहिए होता है। और वो मिडलमैन कौन होता है? लीडर जो होता है ना, वही। कुछ बात तो एम्प्लॉयज की मानेगा, कुछ बात अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट की मानेगा और बीच का रास्ता निकाल करके जो लड़ाई है उसको खत्म करवाता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के बारे में तो पता चल गया, अब थ्योरी क्या कहती है लीडरशिप की, ये लगाया कैसे जाता है। सबसे पहला आता है क्वालिटेटिव थ्योरी। Qualitative theory of leadership emphasizes understanding the qualities, traits and characteristics that make an effective leader. ये थ्योरी कहती है कि हमें एक इंसान की क्वालिटीज को, उसके ट्रेट्स को, उसके अंदर जो खूबियां हैं उसको परखना होता है और उसी से ही हमें एक अच्छा लीडर मिलता है। ये एग्जामिन करता है कि the inherent and acquired attributes leaders possesses and how these influence their ability to inspire, motivate and guide others. कि हर एक इंसान में ना कुछ ट्रेट्स उसको बाय बर्थ मिलते हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन से ट्रेट्स उसको इनहेरिट हुए हैं जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है और उनको डायरेक्शन दे सकता है काम करने की। ओके, तो ये जो थ्योरी है एक फिलॉसफी पे बेस्ड है कि लीडर जो होते हैं ना वो जन्म से बनते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ, एक इंसान जो लीडर होता है ना वो बाय बर्थ वो क्वालिटीज लेकर के आता है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फोर्टीन उन्होंने कहा था कि अगर एक इंडिविजुअल कैन बी स्किल्ड लेबर, एक इंसान एक स्किल लेबर हो सकता है अगर उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो ताकतवर है, उसके पास पर्सनैलिटी और करेज भी है, हिम्मत भी है, कैपेसिटी टू टीच, दूसरों को पढ़ाने की, दूसरों को सिखाने की उसमें पावर है और खुद में भी उसमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है। अगर ये चार चीज उसके पास है तो वो एक अच्छा लीडर बनेगा। ठीक है, ताकतवर भी है, लोगों को डरा धमका भी सकता है, उसमें खुद में भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है ताकि कोई इसके पास क्वेश्चन ना करे। ठीक है, और वो दूसरों को सिखा भी सकता है। दैट्स व्हाट वी नीड। फिर आती है हमारी सिचुएशनल थ्योरी कि ये थ्योरी अज्यूम करती है कि दैट बिसाइड क्वालिटीज सिचुएशन इज आल्सो इफेक्टिव, कि सिचुएशन में एक लीडर कैसे काम करता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए। इफ सिचुएशंस आर फेवरेबल द लीडर्स विल लीड। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, कई बार देखो सिचुएशन जो होती है लीडर के अकॉर्डिंग ही होती है, तो हमारा लीडर जो है लीड करता है, लोग उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन अनफेवरेबल होती है, लोग बात ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लीडर कैन बी बाय बर्थ और कैन बी मेड। लीडर जो होता है जन्म से भी हो सकता है और एक लीडर बनाया भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स होने चाहिए उसके पास लीडरशिप क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले तो कल्चरल इन्वायरमेंट। देखो अगर हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर सारे के सारे लोग है ना एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे लोग हरियाणा के हैं, तो एक कल्चरल इन्वायरमेंट बन जाता है, एक कंपनी बन जाती है, तो वहां पर लोग जो अपने लीडर की बात आसानी से मानेंगे। लेकिन अगर हरियाणा के लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो है ज्यादातर लोग हरियाणा के हैं, लेकिन लीडर बना देगी यूपी वाले को, तो वो उसकी बात ही नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया? अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया ना। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर बाय बर्थ की क्वालिटीज लेकर आया हो, लेकिन लोग उसके बात कभी नहीं मानेंगे। फिर आता है डिफरेंसेस अमंग पीपल। अगर हमारे काम करने वाले लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो लीडर जो है कई बार अपना काम ढंग से नहीं कर पाता, उसके लिए सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। हर इंसान का काम अलग अलग होता है, हम हर एक इंसान से अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करवा सकते, तो टाइप ऑफ वर्क भी डिपेंड करता है लीडर के क्वालिटीज में। फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्क ज्यादा चाहिए, आउटपुट ज्यादा करना है, सेल्स ज्यादा करनी है, एज एन एजेंट काम करना है, तो किस तरीके का काम हम अपने एम्प्लॉय से करवा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है एज अ लीडर, आपको लोगों को लीड कराने के लिए। अगर सब चीज हमारे फेवर में है तभी जाकर के लीडर जो है लीड कर पाएगा, एल्स वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटल थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। दिस थ्योरी emphasize that there is no leadership style which is appropriate for every situation. ऐसा कोई भी लीडरशिप का तरीका नहीं होता जो कि हर सिचुएशन में काम कर जाए। और इस थ्योरी के तीन एलिमेंट है। वो कहता है कि इफ हार्मोनियस एंड पीसफुल रिलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लीडर एंड हिज फॉलोअर्स देन इट कैन अफेक्ट देम इन बेटर वे। वो ये कहता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉय और लीडर के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो लोग उसकी बात भी मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे भी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि लीडर कैन मोर एफिशिएंटली कंट्रोल लोअर स्ट्रक्चरल फंक्शन। कि जो लीडर होता है ना वो लोअर स्ट्रक्चर के फंक्शन को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, ना कि टॉप लेवल के, जैसे कि टीचिंग या फिर रिसर्च। और वो अपर लेवल के स्ट्रक्चर फंक्शन जो होते हैं ना वहां पे लोग जो है अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, वो लीडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। थर्ड कहता है कि राइट्स ऑफ लीडर, जो लीडर के पास जो अथॉरिटी है ना, जो ताकत है, वो बहुत मैटर करती है कंट्रोल कराने के लिए। अगर हम लीडर को कोई पावर ही नहीं देंगे तो लोग उसके बात नहीं मानेंगे। अगर हम उसको पावर देते हैं कुछ भी स्टेप लेने की, भाई जो आपकी बात नहीं मानता उसको जॉब से निकाल दो, उसका बोनस कट कर दो, उसकी सैलरी कट कर दो, तो लोग डरेंगे तो सही, डर के मारे काम तो करेंगे आपका। सो कोइंसिडेंटल थ्योरी तीन चीजों पर बेस्ड थी, पावर,
फॉलोवर्स, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है फॉलोवर्स थ्योरी। फॉलोवर्स थ्योरी हमारे F.H. सैनफोर्ड ने प्रोफाउंड की थी। इन्होंने कहा था कि फॉलोवर्स आल्सो एनहांस एफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप, कि अगर हमारे फॉलोवर्स अच्छे हैं ना तो हमारी लीडरशिप अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। लीडर कौन होता है? लीडर हु सेटिस्फाइज पर्सनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स। लीडर वो होता है जो कि अपने एम्प्लॉयज की, अपने लोगों की पर्सनल नीड्स, सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सके। अगर एक एम्प्लॉय की नीड्स पूरी हो रही है तो वो अपनी लीडर की बात मानेगा ही ना। देखो, ये एक बहुत पुराने टाइम से चला रहा है कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसकी बात ही मानते हैं। दिस थ्योरी सेड लीडर हु ट्राइज टू फुलफिल नीड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स इज नोन एज अ स्किल्ड लीडर। जो अपने लोगों का काम करता है, उनकी बात मानता है, उनकी जरूरत पूरी करता है, वही एक अच्छा लीडर बनता है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी हमारी R.A. मिलन ने प्रोवाइड की थी और ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज अ लीडरशिप थ्योरी दैट फोकसेस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव। किस तरीके से लीडर बिहेव करते हैं वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे लीडरशिप स्टाइल को। एंड हाउ दीज बिहेवियर्स कैन बी लर्न टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। और ये बिहेवियर कैसे सीखा जा सकता है? इफ अ लीडर प्ले गैम्बलिंग एंड एक्सपेक्ट हिज फॉलोअर्स टू नॉट ड्रिंक अल्कोहल देन इट इज बेसलेस। देखो, बिहेवियरल थ्योरी का ना एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। ये थ्योरी कह रही है कि जिस तरीके से हमारा लीडर बिहेव करेगा ना वो बहुत इफेक्ट करेगा हमारे लोगों को काम कराने के लिए। अगर हमारा लीडर ही गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, अल्कोहल ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दारू पी रहा है, तो वो ये कैसे उम्मीद लगा सकता है कि वर्किंग एरिया में उसके फॉलोअर्स वो काम ना करे? ठीक है, अगर वो मना भी करेगा तो फॉलोअर्स क्या कहेंगे, भाई तू भी तो करता है तो मैं क्यों ना करूं? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लीडर को सही होना चाहिए। अगर हमारा लीडर सही है तो वो औरों को भी बोल सकता है सही तरीके से काम करने के लिए। नेक्स्ट थ्योरी हमारी कहती है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी हमारी हैकमैन एंड वॉल्टन ने और मैकग्राथ ने परफॉर्म करी थी। फंक्शनल थ्योरी भी एक लीडरशिप स्टाइल है जो कि फोकस करता है हाउ अ टास्क और ऑर्गेनाइजेशन इज लेड। एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है और कौन काम कर रहा है, रेदर देन हु इज फॉर्मली इन चार्ज। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन लीडर है। इट इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट लीडरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ये थ्योरी मानती है कि जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो एक ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एक सिंगल इंसान के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये जो थ्योरी है इंडिविजुअल और ग्रुप स्टडी के ऊपर फोकस है। थ्योरी कहती है कि अगर लोग आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्टाइल काम करेगा, एल्स नहीं करेगा। फिर आती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी कहती है कि हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप मॉडल दैट फोकसेस ऑन द पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक इंसान के पर्सनालिटी पर, उसके एट्रीब्यूट्स पे और उसके इंटेलेक्ट पे काम करती है। ये एज्यूम करती है कि लीडर की जो पर्सनालिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट होती है, सेंटर ऑफ फोकस होती है। अगर एक इंसान में अच्छे ट्रेड्स हैं और वो ट्रेड्स यूनिवर्सली इफेक्टिव हैं तो फिर सिचुएशन चाहे कोई कैसी भी हो लोग उसकी बात मानेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ओनली सर्टेन पीपल हैव द पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टिव लीडर। और ये थ्योरी कहते हैं बहुत ही कम लोगों में वो पर्सनालिटी होती है जिसको देखते ही लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। वो होता है ना कि एक ही नजर में जो होता है लोग इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी इंसान से, वो ये मानना ही नहीं चाहते कि ये इंसान भी कुछ गलत कर सकता है। ओके, दीज ट्रेट्स आर ऑफन कॉल्ड ग्रेट मैन थ्योरी। इसको हम ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटीज, ग्रेट लीडर्स की क्वालिटीज को इनेट करने में फोकस करती है, जैसे कि कैथरीन द ग्रेट, अब्राहम लिंकन या फिर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने क्या करा था, सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया था अपनी बातों में, तभी जाकर के हमारा, जिसने सोवियत के बारे में पढ़ा होगा, सोवियत यूनियन के बारे में, उसे नेपोलियन के काम के बारे में पता होगा। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब कौन कौन सी तरीके की लीडरशिप होती है? सबसे पहले आती है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप एक मैनेजमेंट स्टाइल है जहां पर हम हिरार्चिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग होता है ना उसके क्लियर चेन होती है, कमांड का रूल एंड रेगुलेशन होता है। ये क्या कहती है कि इन दिस ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज तरीके से करेंगे, नीचे वाले लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं है अपने तरीके से डिसीजन लेने की। एक चेन होगी, पहले हमारा टॉप मैनेजमेंट आएगा लाइक एमडी, सीईओ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, इट विल कंटेन मैनेजर्स, फिर हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा। जो डिसीजंस रूल्स होंगे वो ऊपर से बन के आएंगे और नीचे वाले लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। लीडर सेल्फ ऑर्डर इज फॉलोअर्स। लीडर ही अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ऑर्डर देगा और हर काम के लिए वही जिम्मेदार होगा। ओके, यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं उनको नहीं पता हम किस लिए काम कर रहे हैं, क्या हमारा गोल है, उनको तो बस अपने मालिक की बात माननी है। जैसे कि मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री में क्या होता है, एक आर्मी वाले को ना सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो पूछ भी नहीं सकता कि भाई ये काम मैं क्यों करूं, क्यों? क्योंकि उसने लीडर ने बोला है, उसके लीडर ने बोला है।
फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पार्टिसिपेटिव होती है, इसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने का अधिकार होता है और वो टीम मेंबर की तरह बातें करते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। ये एक ऐसे आइडिया पे बेस्ड होता है कि यहाँ पर कहते हैं कि एम्प्लॉय का जो है ना डिसीजन है वो भी वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय अपना डिसीजन देगा तो उसको लगेगा कि भाई मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। ये लीडरशिप स्टाइल इज एन इफेक्टिव अप्रोच टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो हियर राइट्स आर डिसेंट्रलाइज्ड। यहाँ पर जो राइट्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। हमारे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं अपने फॉलोअर के साथ, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और अपने मुताबिक काम कर सकते हैं। जैसे कि गूगल के सुंदर पिचाई ने जो होता है बहुत ज्यादा इंक्लूसिव और फोस्टरिंग कल्चर बना रखा था गूगल में। वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात सुनते थे, उनके आइडियाज को सुनते थे और जिसका आइडिया अच्छा लगता था उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। और अगर देखो हम ऐसा करते हैं ना तो बाकी एम्प्लॉयज भी खुश हो जाते हैं कि भाई उसकी बात मानी है, कल को मैं कुछ अच्छा करूंगा मेरी भी बात मानेंगे, मेरा भी नाम होगा। ओके, फिर आता है हमारा लेजेस फेयर लीडरशिप। ये बिल्कुल ही हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। यहाँ पर हम पावर दे देते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथों में कि सबऑर्डिनेट जो है खुद डिसीजन ले ले। वो हम उसको लीडर को पावर नहीं देते और अथॉरिटी को जो है बांट देते हैं। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करते दूसरे के काम में। ठीक है, जैसे कि वॉरेन बफे ने यहाँ पर क्या करा था, एक अप्रोच यूज की थी जहाँ पर कंपनी जो है ना, बर्कशायर हैथवे की जो कंपनी थी, उन्होंने काम बांट दिया था कि भाई ये काम तुम्हें करना है, तुम चाहे कैसे ही करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग दी थी। फिर लास्ट हमारा आता है कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कैरिज्मेटिक लीडरशिप क्या होती है कि एक लीडरशिप मेथड जो कि इंकरेज करता है दूसरों को काम करने के लिए, इक्विवेलेंट कम्युनिकेशन के लिए, परसुएशन के लिए। ये एक तरीके से ना पर्सनैलिटी का फोर्स होता है कि सामने वाले का जो करिश्मा होता है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो इस तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम उसकी बात को मना ही नहीं कर सकते। कैरिज्मेटिक लीडरशिप एक ऐसा कनेक्ट होता है जो कि डीप लेवल पे काम करता है और स्ट्रगलिंग कंपनीज इसको यूज करती हैं। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका एक एग्जांपल है। वो अपनी बातों को इसने क्लीन तरीके से कहते थे कि लोग उनकी बातों में आ जाते थे, मान जाते थे उनकी बात। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पीएम मोदी जी। वो इतने करिज्मेटिक तरीके से अपनी स्पीच देते हैं, अपनी मन की बात करते हैं कि लोगों को सब सही लगता है और वो फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। ओके, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे, उनको खुश रखे, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे और एक मीडिएटर की तरह काम करे। टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी सुने, लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी सुने और बीच का सोल्यूशन निकाले। कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, कोई भी रूल्स को ना तोड़े, सबके लिए रूल्स सेम तरीके से काम करे और वो डेवलपमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट के लिए अपने फॉलोअर्स की मोरल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। ठीक है, लास्ट प्रोवाइड सजेशन एंड सोल्यूशन फॉर फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स की खुशी के लिए सोल्यूशन निकाले और अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रख करके काम करें। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो थैंक यू सो मच गाइज।